हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड आई एम ए फ्रेंड भरत शंकर। तो ये बात ऑलरेडी सबको पता है कि एफआईएस हमारे मार्केट में कंटिन्यूसली बेच रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, कुछ सेलेक्टेड स्टॉक्स है जहां पर एफआईएस की सेलिंग नहीं हो रही है, बल्कि उल्टा वहां पर एफआईएस का बाइंग हो रहा है। और इन स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो एफआईएस का जो होल्डिंग है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो इसलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन सेलेक्ट स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में जहां पर एफआईएस का जो होल्डिंग है या एक्सपोजर है वो लास्ट 3 to 4 क्वार्टर्स में लगातार बढ़ रहा है। एंड ऑफ कोर्स एफआईएस का जो सेलिंग ट्रेंड है उसको हर कोई स्टडी कर रहा है। अगर आप एफआईएस का बाइंग ट्रेंड स्टडी करेंगे तो वहां पर आपको ये ट्रेंड दिखेगा कि एफआईएस का जो बाइंग है या एक्यूमुलेशन है वो ऐसे कंपनीज में हो रहा है जो कुछ गिने चुने सेक्टर्स में काम करते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स एंड स्पेशलिटी एक्सपोर्ट लिंक्ड सेक्टर्स। एंड यूजुअली मैंने देखा है कि इंस्टीट्यूशंस का जो इंटरेस्ट है किसी पर्टिकुलर सेक्टर में या स्टॉक में तभी बढ़ता है जब वहां पर कोई कन्विक्शन क्रिएट करने वाला ट्रिगर होता है। वो ट्रिगर अर्निंग्स विजिबिलिटी हो सकता है, या सेक्टर टेलविंड्स हो सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो अभी हम कुछ ऐसे ही कंपनीज के एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे जहां पर एफआईएस का जो होल्डिंग है वो लगातार लास्ट 3 to 4 क्वार्टर्स में बढ़ रहा है। और साथ ही साथ वीडियो के एंड में हम एक बोनस कंपनी के बारे में भी डिस्कस करेंगे जिसमें रिसेंटली इंडिया के एक स्टार इन्वेस्टर ने एक बहुत बड़ा स्टेक खरीदा है। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एंड ऑल्सो अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सही तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस संडे होने वाले वेबिनार में रजिस्टर कर सकते हैं। और ये वेबिनार बिल्कुल फ्री है जहां पर हम प्रैक्टिकल अप्रोचेस को डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ कुछ पावरफुल ट्रेड सेटअप्स को भी सिखाते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, अगर आप चाहे तो जाके रजिस्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहला कंपनी जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एमटार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो स्क्रीनर ओपन करते ही इस कंपनी में हमें सबसे पहला फैक्टर दिखता है इसका पी रेशो, जो कि अबाउट 239 के आसपास है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर मैं आपको ये जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करूंगा कि ये पी ज्यादा है या कम है, इसका डिसीजन आप खुद करो। लेकिन इस कंपनी में इतना ज्यादा पी रेशो होने के पीछे रीजन क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा द डिनोमिनेटर इफेक्ट। तो डिनोमिनेटर इफेक्ट में क्या होता है, अगर मान लो कोई 100 करोड़ कमाने वाला कंपनी कुछ टेम्पररी रीजंस की वजह से अगर 20 करोड़ कमाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन स्टॉक प्राइस में उतना ज्यादा कुछ करेक्शन नहीं होता है, तो क्या होता है, इसका जो पी रेशो है वो सडनली शूट अप हो जाता है। और बाद में जब ये टेम्पररी इशू सॉल्व होता नजर आता है और इसके जो अर्निंग्स है उसमें रिकवरी होने के साइंस दिखने लगते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, रिकवरी होने से पहले ही और ये रिकवरी प्रॉफिट्स के रूप में दिखने से पहले ही स्टॉक का प्राइस पहले ऊपर जाता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्या होता है, पहले स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है और बाद में न्यूज या डेवलपमेंट आता है। और ऐसे टाइम पे भी क्या होता है, स्टॉक प्राइस ऊपर जाने की वजह से और ये जो पी रेशो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो डेटा होता है उसके ऊपर कैलकुलेट करने की वजह से पी रेशो क्या होता है, वो वहां पर भी इन्फ्लेटेड नजर आता है। और बाद में जब ये रिकवरी अगले 3-4 क्वार्टरली रिजल्ट्स में फैक्टर इन हो जाते हैं और प्रॉफिट जो है वो फिर से नॉर्मल लेवल पे आता है या उससे ऊपर भी चले जाते हैं, तो उसके बाद इन्फ्लेटेड पी रेशो है उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है या नॉर्मलाइज लेवल पे आ जाता है। तो अभी यहाँ पर ना कुछ लोगों के माइंड में एक इंटरेस्टिंग सवाल आ रहा होगा। वो ये पूछ सकते हैं कि सर, हमने ये मान लिया, मार्केट ने ये मान लिया कि कंपनी में रिकवरी होने वाला है, कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ने वाले हैं, पहले टेम्पररी रीजंस की वजह से प्रॉफिट गिरे थे, तो इस एंटिसिपेशन में स्टॉक का प्राइस तो ऊपर चला गया, पी रेशो भी इन्फ्लेटेड हो गया, लेकिन आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में अगर प्रॉफिट्स में रिकवरी नहीं दिखता है तब क्या होगा? तब सिंपल सा आंसर है, स्टॉक जितना तेजी से ऊपर गया था उतना ही तेजी से नीचे भी आ सकता है। और कितना नीचे आ सकता है, जितना पी रेशो इंडस्ट्री लेवल पे या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वो डिजर्व करता है। और एमटार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि अगर आप इसके रीसेंट 3-4 क्वार्टर के अर्निंग्स देखेंगे तो वहां पर इसके अर्निंग्स में सीवियर डिप या सीवियर गिरावट देखने को हमें मिला था। भले ही टेम्पररी रीजंस की वजह से था, लेकिन गिरावट जो है, प्रॉफिट्स में गिरावट जो है वो बहुत ही सीवियर था। तो यहां पर आप देख सकते हैं, अगर हम इसके क्वार्टरली अर्निंग्स में जाएंगे तो यहां पर देखिए, एक टाइम पे जो कंपनी 30-31 अराउंड 20 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहा था क्वार्टरली बेसिस पे, उसके प्रॉफिट्स सडनली कितने हो गए, 5 करोड़ हो गए, 19 करोड़, 16 करोड़, 11 करोड़, 5 करोड़ हो गए थे। और अभी अगर आप दिसंबर के क्वार्टर में देखेंगे तो फिर से जो प्रॉफिट्स है वो 35 करोड़ पे रिकवर हुए हैं। और ये प्रॉफिट्स गिरने के पीछे रीजन क्या था? पहला तो मतलब सेल्स में भी थोड़ा सा स्टैग्नेशन हमें देखने को मिल रहा था, क्योंकि कंपनी के पास ऑर्डर बुक था लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा था। और साथ ही साथ बीच में कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स है उसमें भी हमें एक सीवियर डिप देखने को मिला था। कि पहले अगर आप देखेंगे तो कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स थे वो 28%, 25-22% के आसपास थे, बीच में बहुत कम हो गया था और अभी दिसंबर के क्वार्टर में ये फिर से 23% के आसपास है। एंड ऑफ कोर्स कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो ये बोलता है कि जिन ऑपरेशनल हेडविंड्स की वजह से एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से वो गिर रहे थे, उस प्रॉब्लम को अभी उन्होंने बहुत हद तक सॉल्व कर दिया है, जिसकी वजह से रिकवरी भी देखने को मिल रहा है। बट अभी 1 करोड़ वाला सवाल ये होगा कि ये जो रिकवरी हमें दिसंबर क्वार्टर में देखने को मिला है, वही रिकवरी
क्या मार्च के क्वार्टर में और जून के क्वार्टर में और आने वाले क्वार्टर में भी यही रिकवरी, यही इंप्रूवमेंट प्रॉफिट्स में दिखेंगे, मार्जिन्स में दिखेंगे, वो देखने वाली बात रहेगी। और इसके अलावा इस कंपनी में ऑप्टिमिज्म इसीलिए भी है क्योंकि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो एग्रेसिव फॉरवर्ड ग्रोथ एक्सप्रेस कर रहा है और साथ ही साथ कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो रिकॉर्ड लेवल पे है। तो ये देखिए, ये इस कंपनी का रीसेंट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है जहां पर कंपनी ये बोलता है कि इनका जो ऑर्डर बुक है वो करेंटली अबाउट 2394 करोड़ के आसपास है एज ऑफ 31 दिसंबर 2025। तो इसको अगर आप कंपनी के एनुअल सेल से कंपेयर करेंगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी ने अबाउट 753 करोड़ का सेल्स किया था। यानी इसका जो ऑर्डर बुक है वो इसके एनुअल सेल्स के 3 गुना है। यानी मार्केट को यहां पर रेवेन्यू विजिबिलिटी, सेल्स विजिबिलिटी दिख रहा है, प्रोवाइडेड कंपनी इन ऑर्डर्स को अगले 2-3 सालों में सही तरीके से विदाउट एनी ऑपरेशनल चैलेंजेस एग्जीक्यूट कर पाता है तो। और उसके अलावा कंपनी ने लास्ट 2 to 3 इयर्स में एग्रेसिवली कुछ बड़े बड़े क्लाइंट्स को और कस्टमर्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, जो कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को और कंपनी के रेवेन्यू प्रोस्पेक्ट्स को और भी बढ़ा रहा है। और साथ ही साथ कंपनी के जो मैनेजमेंट है उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए अबाउट 30 to 35% का ग्रोथ टारगेट दिया है, क्योंकि वो ये बोलते हैं कि अभी ऑर्डर्स का जो इनफ्लो है वो सर्ज हुआ है, जिसकी वजह से वो 30 to 35% का ग्रोथ टारगेट फाइनेंशियल ईयर 2026 में अचीव कर सकते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर कि कंपनी का जो स्टॉक पी रेशियो है वो 239 क्यों है, इसके पीछे के रीजंस क्या है, वो मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है। एंड ऑफ कोर्स ये महंगा है या सस्ता है उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा, उसके ऊपर आप खुद एनालिसिस कीजिए और कमेंट्स में बताइए। और साथ ही साथ जो भी स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं उसको हम एग्जांपल के तौर पे ही डिस्कस करते हैं, ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। सो इसके बाद अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिखेंगी। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट 4 क्वार्टर्स का अगर आप डेटा देखेंगे, यानी जुलाई, सितंबर, दिसंबर और मार्च 2026 का अगर आप डेटा देखेंगे तो यहां पर सबसे पहले आपको यह दिखेगा कि प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग है वो 31.65% से रेड्यूस होके 30.44% हुआ है। यानी प्रोमोटर्स का होल्डिंग ऑलमोस्ट 1% यहां पर कम हुआ है, यानी 1% प्रोमोटर्स ने बेचा है। और उसके बाद आते हैं एफआईएस, जिनका होल्डिंग जून 2025 में अबाउट 7.57% था। उसके बाद ये सितंबर 2025 में बढ़ के 9.21% हो जाता है, दिसंबर 2025 में बढ़ के 12.24% हो जाता है और मार्च 2026 में ये बढ़ के हो जाता है 17.31%। यानी एफआईएस का होल्डिंग लास्ट 4 क्वार्टर्स में ऑलमोस्ट 10% बढ़ा है। और उसके बाद अगर आप डीएस का डेटा देखेंगे तो इनका भी होल्डिंग कंसिस्टेंटली लास्ट 4 क्वार्टर्स में बढ़ा है, जहां पर जून में 23.51% था, सितंबर 2025 में बढ़ के 24.81% हुआ, दिसंबर 2025 में बढ़ के 29.96% हुआ और अभी मार्च 2026 के क्वार्टर में ये बढ़ के 27.66% के आसपास है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर एफआईएस और डीआईएस अगर दोनों ने खरीदा है तो बेचा किसने है, तो ऑफ कोर्स 1% यहाँ पर प्रोमोटर्स ने बेचा है और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा चंक पब्लिक या रिटेल ने बेचा है, जहां पर पब्लिक का जो होल्डिंग जून 2025 के क्वार्टर में अबाउट 37.26% के आसपास था, वो अभी कंटिन्यूसली रिड्यूस होके मार्च 2026 के क्वार्टर में अबाउट 24.59% रह गया है। और यहां पर भी आप देख सकते हैं नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो है वो भी कंपनी में रिड्यूस हुए, क्योंकि जून 2025 के क्वार्टर में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने थे, अबाउट 2,97,000 के आसपास थे, जो अभी रिड्यूस होके 2,09,000 के आसपास रह गए हैं। यानी यहाँ पर ऑलमोस्ट 90,000 छोटे छोटे इन्वेस्टर्स ने बेचा है और वही शेयर्स ये जो बड़े इन्वेस्टर्स है एफआईएस और डीआईएस है उनके पास ही शेयर्स गए हैं। और अभी आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, ये वीडियो वैल्यूएबल लग रहा है, तो इसको अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो के ऊपर जो लाइक बटन है उसे प्रेस करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट्स में एक सिंपल थैंक यू भी लिख सकते हैं, जिससे हमें ऐसे और भी वीडियोस बनाने के लिए एनकरेजमेंट मिलता है। एंड बाय चांस अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन के ऊपर भी क्लिक करके आप हमारे नए वीडियोस के अपडेट तुरंत पा सकते हैं। तो अभी जो दूसरा कंपनी हम डिस्कस करने वाले हैं इसका नाम है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इस कंपनी का अगर हम एक ओवरव्यू देखेंगे तो सबसे पहले यहां पर दिखता है इसका डिविडेंड यील्ड, जो कि अबाउट 2.21% के आसपास है। और इस कंपनी में रिसेंटली क्या हुआ है, तो इसका अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट्स है ऑफ अ सडन वो बहुत बड़े पैमाने पे जंप हुआ है यहाँ पर। और ये प्रॉफिट्स जंप होने के पीछे रीजन क्या है, इसके एक्सेप्शनल मार्जिन्स, क्योंकि अगर आप इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स देखेंगे तो दिसंबर 2025 के क्वार्टर में कंपनी ने अबाउट 42% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कमाया है, जो पहले 30%, 37%, 28%
इस रेंज के आसपास था। तो अभी यहाँ पर कुछ लोग पूछ सकते हैं कि कंपनी ऐसे एक्सेप्शनल मार्जिन्स कैसे कमा रहा है, और इसका रीजन आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि करंटली जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जो सी रूट्स है वहां पर ब्लॉकेड लगा हुआ है, जिसकी वजह से शिप्स को अभी क्या हो रहा है, उनको लॉन्गर रूट्स लेने के लिए फोर्स किया जा रहा है, और रूट्स जितने लंबे होंगे उतना ही ज्यादा पैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए देना होगा, जिसकी वजह से कंपनी को ज्यादा इनकम आ रहा है। और इसके साथ साथ अभी सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट भी है, जिसकी वजह से फ्रीट के जो रेट्स है, यानी शिपिंग के जो रेट्स है, जो ये शिप्स वगैरह जो कार्गो कैरी करता है, वो भी एक एलिवेटेड लेवल पे है, जो डायरेक्टली शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया का जो बॉटम लाइन है, यानी जो प्रॉफिट्स है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, वहां पर ये कंट्रीब्यूट कर रहा है डायरेक्टली। तो अभी ये सुनने के बाद बहुत सारे लोगों के माइंड में एक सवाल जरूर आ सकता है कि अभी ये जो ऑनगोइंग जियोपॉलिटिकल टेंशन है या वॉर है, अगर ये खत्म हो गए तो उसके बाद क्या शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ये जो हाई मार्जिन वाला रन है वो भी खत्म हो जाएगा क्या? सो द आंसर इज यस, बट नॉट इमीडिएटली। इट विल टेक इट्स ओन लॉन्ग टाइम। और सिर्फ यही एक रीजन नहीं है, यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन भी एक रीजन है, क्योंकि करंटली इस पर्टिकुलर स्टॉक में मार्केट ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है इसको भी फैक्टर इन कर रहा है, क्योंकि अभी एक ऑन गोइंग स्ट्रेटेजिक डाइवर्समेंट इन प्रोसेस में है, जिसको DIPAM मैनेज कर रहा है। और यहाँ पर DIPAM का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। और इसीलिए अभी ये जो प्राइवेटाइजेशन एंटिसिपेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से अभी मार्केट क्या कर रहा है, वो इस पर्टिकुलर कंपनी को या इस पर्टिकुलर स्टॉक को एक मैसिव स्ट्रक्चरल प्रीमियम दे रहा है। और रिसेंट क्वार्टर्स में यहाँ पर हैवी इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन भी देखा जा रहा है, और यहाँ पर आप इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन देख सकते हैं, जहां पर अगर आप लास्ट 4 क्वार्टर्स का डेटा देखेंगे तो यहां पर प्रमोटर के होल्डिंग में किसी भी तरीके के चेंजेस नहीं हुए हैं। और प्रमोटर यहां पर कौन है? यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, यानी बेसिकली यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस कंपनी का प्रमोटर है। और यहां पर अगर आप एफआईएस का होल्डिंग देखेंगे तो एफआईएस का होल्डिंग 6.14% से अभी बढ़ के, हर क्वार्टर में बढ़ के अभी मार्च 2026 के क्वार्टर में ये हो गया है 8.98%। और उसके बाद डीएस के होल्डिंग में उतने कुछ मेजर चेंजेस हुए नहीं है। और अभी ये जो एफआईएस ने खरीदा है उसको बेचा किसने? तो यहाँ पर उसको बेचा है पब्लिक ने, जिनका होल्डिंग 27.55% से अभी कम होके 24.79% हो गया है। और ये जो पब्लिक ने शेयर बेचा है उसका नंबर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में, जहां पर जून 2025 के क्वार्टर में ये शेयर होल्डर्स थे अबाउट 4,63,000, जो अभी रिड्यूस होके 3,96,000 के आसपास हो गए। और जब मैं एफआईएस के बाइंग पे रिसर्च कर रहा था तो एक और कंपनी का नाम निकल के आया, जिसका नाम है HEG लिमिटेड। लेकिन इस कंपनी के जो एफआईएस बाइंग पैटर्न है वो मुझे ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर मैंने बस इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए इसको इंक्लूड किया है। इसके ऊपर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर का होल्डिंग 55.77% से बढ़ के 56.27% हुआ, एफआईएस का होल्डिंग 7.29% से बढ़ के 10.23% हुआ, यानी एफआईएस का होल्डिंग यहाँ पर 3% बढ़ा। लेकिन यहाँ पर इफेक्टिवली अगर आप देखेंगे तो पब्लिक ने लेस देन 1% ही बेचा है। 25.33% पहले था जून में, और अभी ये 24.86% ही है। लेकिन यहाँ पर मेजॉरिटी डीएस ने बेचा है, 11.6% से इनका होल्डिंग कम होके 8.63% हुआ है। यानी बेसिकली यहाँ पर शेयर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड से निकल के स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही जा रहे हैं, ना बल्कि यहाँ पर वीक हैंड से निकल के प्रमोटर्स, एफआईएस या डीआईएस जो कि स्ट्रॉन्ग हैंड से इनके पास जा रहे हैं। और इसीलिए मैंने स्टॉक को डिस्कशन में इंक्लूड नहीं किया है, मैंने बस इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए ये डेटा आपके साथ शेयर किया है। और इसके अलावा एक और ऐसा ही कंपनी है जिसका नाम है शाली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स लिमिटेड, जहां पर वीक हैंड्स ने कम बेचा है लेकिन स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने ज्यादा बेचा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट 4 क्वार्टर्स में प्रोमोटर्स का होल्डिंग ऑलमोस्ट मोर और लेस उतना ही है, लेकिन एफआईएस का जो होल्डिंग है वो 9.71% से बढ़ के 16.73% हुआ है। और यहाँ पर अगर आप डीआईएस देखेंगे तो इन्होंने यहाँ पर सबसे ज्यादा बेचा है, क्योंकि इनका होल्डिंग 14.13% से रिड्यूस होकर 10.61% हुआ है। और उसके बाद पब्लिक का जो होल्डिंग है वो 32.42% से रिड्यूस होकर 29.27% हुआ है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में आप नोटिस कर सकते हो कि जून 2025 के क्वार्टर में टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने थे? 23,648 के आसपास थे। और अभी यहाँ पर शेयर होल्डर्स कितने हैं? अबाउट 52,325 के आसपास है। तो इसके 2 ही रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन ये है कि पब्लिक में जो बड़े शेयर होल्डर्स थे उन्होंने अपना स्टेक बेचा है, जिसकी वजह से छोटे छोटे शेयर होल्डर्स के पास ज्यादा शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। और उसके बाद दूसरा रीजन कॉर्पोरेट एक्टिविटी की वजह से हो सकता है, जहां पर कंपनी ने अगर नए शेयर्स निकाले और शेयर्स डाइल्यूट किए तो उसकी वजह से भी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ सकते हैं। और इन दोनों रीजंस में कौन सा रीजन सही है उसको आप रिसर्च करके कमेंट्स में बताइए। ये आपके लिए एक एक्टिविटी रहेगा आपके इन्वेस्टिंग स्किल डेवलपमेंट के लिए या पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। और इस कंपनी का अगर आप कुछ रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स
का डेटा देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले कंपनी जो है वो अबाउट 6 करोड़, 11 करोड़, 10 करोड़, 13 करोड़ का प्रॉफिट कमाता था, 18 करोड़ तक भी पहुंच गया था। लेकिन लास्ट 4 क्वार्टर्स में सडनली कंपनी एक्सेप्शनल रिजल्ट्स पोस्ट कर रहा है, जहां पर 30 करोड़ का प्रॉफिट, 36 करोड़, 41 और अभी रिसेंट क्वार्टर में 36 करोड़ का इसने प्रॉफिट पोस्ट किया है। और सडनली कंपनी इतने अच्छे प्रॉफिट्स क्यों पोस्ट कर रहा है? क्योंकि पहले जहां पर कंपनी को 15, 14, 17, 16, 17% का मार्जिन मिल रहा था, वहीं अभी कंपनी को 24%, 27%, 29% और 27% जैसे बड़े मार्जिन मिल रहे हैं। और साथ ही साथ ये कंपनी अपने एक्सपेंशन प्लान्स के ऊपर भी ध्यान दे रहा है, जहां पर कंपनी एक नया फैसिलिटी बनाने वाला है अबू धाबी में। और कंपनी ये जो फैसिलिटी बनाने वाला है अबू धाबी में, यहाँ पर मेडिकल डिवाइसेस के मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। और इसके लिए कंपनी ने अबाउट 130 to 150 मिलियन दिरहम्स का इन्वेस्टमेंट किया है, जहां पर एक दिरहम का वैल्यू अबाउट 25 रुपीज के आसपास होगा। आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और इस कंपनी का अगर आप कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन भी जानना चाहो तो ये इंडिया का लार्जेस्ट प्लास्टिक कंपोनेंट्स का एक्सपोर्टर है। और ये जो कंपनी है ये 1987 से मार्केट में है, या इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1987 में। तो इसके बाद अभी बात करेंगे बोनस कंपनी के बारे में, जिसको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि वीडियो के एंड में हम इस बोनस कंपनी के बारे में बात करेंगे। तो ये जो बोनस कंपनी है इसका नाम है ASM टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। और इस कंपनी का अगर आप ब्रीफ में इंट्रोडक्शन जानना चाहे तो ये कंपनी एंड टू एंड ER&D एंड डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग करता है। और इसका जो प्रेजेंस है वो USA, सिंगापुर, UK, कनाडा, जापान, थाईलैंड, मेक्सिको और वियतनाम है। और ये कंपनी बेसिकली जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो मेनली सेमीकंडक्टर्स, सोलार और EMS सेक्टर के लिए, जहां पर ये बेसिकली ये जो सेमीकंडक्टर और सोलार वैल्यू चेन है वहां पर एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। तो इस कंपनी का अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो कुछ टाइम पहले कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स थे वो बहुत मामूली थे और कुछ टाइम वो लॉसेस भी पोस्ट कर रहा था। लेकिन सडनली कंपनी का जो प्रॉफिट्स है वो क्वार्टरली बेसिस पे एक्सेप्शनल हो जाता है, जहां पर पहले जो कंपनी 1-2 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहा था या लॉस कमा रहा था वो सडनली 15 करोड़, 15 करोड़, 19 करोड़ और 9 करोड़ का प्रॉफिट कमाने लगता है। और यही रिजल्ट आप इसके एनुअल रिपोर्ट्स में भी देख सकते हैं, जहां पर पहले कंपनी 7 करोड़ का प्रॉफिट, 7 करोड़ का लॉस, 25 करोड़ का प्रॉफिट और अभी 59 करोड़ का प्रॉफिट इसने ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कमाया है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि इसके जो सेल्स है उसमें भी ऑफ अ सडन एक बहुत बड़ा जंप आया है ट्रेलिंग 12 मंथ्स में, जहाँ पर 2025 में कंपनी ने अबाउट 289 करोड़ का सेल्स किया था और उससे पहले 202 करोड़ का, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में इसने अबाउट 508 करोड़ का सेल्स किया है। और इस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले इंडिया के वो स्टार इन्वेस्टर कौन है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पब्लिक शेयर होल्डिंग में आपको दिखेंगे मुकुल महावीर अग्रवाल। और ये इंडिया के वन ऑफ द फेमस इन्वेस्टर्स है जो मेनली माइक्रो कैप और स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं। तो इनका अगर आप होल्डिंग देखेंगे तो इस कंपनी में सबसे पहले नजर आया था सितंबर 2024 के क्वार्टर में, जहां पर इन्होंने 6.48% स्टेक इसमें खरीदा था। और यही स्टेक कंटिन्यू होता है जून 2025 के क्वार्टर तक। और उसके बाद रिसेंटली सितंबर 2025 के क्वार्टर में ये अपना जो स्टेक है वो ऑलमोस्ट 4% बढ़ा के 10.68% कर देते हैं। और उसके बाद एक छोटा सा रिडक्शन होता है और अभी भी कंपनी में इनका जो होल्डिंग है वो अबाउट 10.28% के आसपास है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन जरूर देना चाहूंगा कि जस्ट बिकॉज कोई स्टार इन्वेस्टर खरीद रहा है इसकी वजह से आपका जो ओपिनियन है वो बायस्ड नहीं होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ बीइंग बायस्ड यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इन्होंने इस कंपनी में स्टेक क्यों खरीदा होगा, इस कंपनी में ऐसा क्या उन्होंने देखा होगा, और इसके बेसिस पे आप कंपनी के जो स्ट्रेंथ है, कंपनी के जो वीकनेसेस है उसको स्टडी कर सकते हैं और ऐसे एनालिसिस के जरिए अपने खुद का जो इन्वेस्टिंग स्किल है उसको आप इंप्रूव कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको इन्वेस्टिंग स्किल इंप्रूव करना है, इन्वेस्टिंग स्किल सीखना है, ट्रेडिंग स्किल सीखना है, तो इसके लिए आप हमारे संडे के वेबिनार को अटेंड कर सकते हैं, जहां पर हम इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के रिलेटेड कुछ बहुत ही पावरफुल ट्रेड सेटअप्स को और कॉन्सेप्ट्स को सीखने वाले हैं। और ये जो वेबिनार है ये बिल्कुल फ्री है और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, अगर आप चाहे तो जाके रजिस्टर कर सकते हैं। सो आई होप आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।